हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपको 10th की साइंस पढ़ाने वाले हैं। तो हमारा यहाँ पर है चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है मानव नेत्र और रंगीन दुनिया। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर को अच्छी तरीके से क्लियर करने वाले हैं और छोटे से छोटे टॉपिक को भी पढ़ेंगे, जिससे क्या होगा कि एग्ज़ाम में कहीं से भी अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आप आसानी से हल कर सकते हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ लिया तो इस चैप्टर में से आने वाले सभी प्रश्नों को आप बिना किसी परेशानी के हल कर सकते हो। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले के जो भी चैप्टर्स हैं वो भी हमने क्लियर कर लिए हैं और आपको उन्हें भी देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर आपको क्लास 10th साइंस के नाम से लिंक मिल जाएगा। जैसे उस लिंक पर टैप करोगे तो सभी क्लासों की जो प्लेलिस्ट है वो आपके सामने आ जाएगी और स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस को देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नेम है हमारा मानव नेत्र और रंगीन दुनिया। ठीक है, तो नेम से ही पता चल गया होगा आपको कि हम किस बारे में पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र के बारे में और रंगीन दुनिया। रंगीन दुनिया मतलब इस संसार में कलर किस प्रकार के होते हैं, उन कलरों के बारे में कि कलर किस प्रकार से दिखाई देते हैं हमें। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट लेते हैं हम कि मानव नेत्र। मानव नेत्र क्या होता है? मानव का मतलब मनुष्य जो कि है हम, नेत्र का मतलब होता है आँख, यानी हमारी आँख के बारे में इसमें अब पढ़ने वाले हैं। बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे, समझ के। ठीक है, तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है पढ़ने के लिए। तो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो चलिए शुरू करते हैं। एक दृष्टि संवेदी अंग है। जो नेत्र है वो दृष्टि संवेदी अंग है। संवेदी मतलब जो ग्रहण करता है, ठीक है, जो उसके प्रति रिएक्ट करता है, उसी कहते हैं संवेदी। ठीक है, तो दृष्टि संवेदी मतलब देखने के कार्य करने वाला अंग है, ऐसे बोल सकते हैं, जिसकी सहायता से हम इस संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देख सकते हैं। आँख की सहायता से या फिर नेत्र की सहायता से हम इस संसार में जो भी वस्तुएं हैं, जो भी पदार्थ है, उन सभी को और रंगों को भी देख सकते हैं। सबको पता है, सिंपल है। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति होता है। जिस प्रकार से आपका फ़ोन का कैमरा होता है उसी प्रकार से मानव नेत्र होता है। मानव नेत्र मतलब मानव की आँख या फिर हमारी आँख। ठीक है, तो देखते हैं मानव नेत्र की संरचना। जो ये मानव नेत्र है, मानव की आंख है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं उन सभी के बारे में डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि मानव नेत्र एक गोलाकार संरचना है जिसका व्यास लगभग 2.3 सेमी होता है। यह कैसी संरचना है? गोलाकार। गोलाकार मतलब गोल है, बिल्कुल गोल संरचना होती है और जिसका व्यास कितना है? 2.3 सेमी। ठीक है, व्यास जानते हो क्या होता है? जैसे पूरा गोला होता है तो उसके मध्य से एक आर पार रेखा खींच दी जाए तो वही होता है व्यास, और आधी रेखा खींची जाती है उसे कहते हैं त्रिज्या। तो व्यास मतलब एक कोने से दूसरे कोने तक की बीच की दूरी, अंदर के बीच की दूरी 2.3 सेंटीमीटर होती है। तो अगला पॉइंट है हमारा, नेत्र का आगे वाला भाग एक पारदर्शी पतली झिल्ली से बना होता है जिसे स्वच्छ मंडल या कॉर्निया कहते हैं। नेत्र का जो आगे वाला भाग होता है, ठीक है, सबसे आगे हम नेत्र के अंदर देखते हैं तो सबसे पहले क्या दिखता है हमें? ठीक है, वही उसी की बात हो रही है। वो दिखता है ना आगे, वो काला काला सा घेरा होता है, उसी की बात हो रही है। उसके आगे वाला भाग है, उसमें एक पारदर्शी पतली झिल्ली होती है। उस भाग में क्या होती है? एक पतली सी झिल्ली होती है, बिल्कुल पतली, और पारदर्शी का मतलब उसके आर पार दिखाई देता है। उसे क्या कहते हैं? उसे स्वच्छ मंडल या फिर कॉर्निया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कॉर्निया या फिर स्वच्छ मंडल। यह झिल्ली एक उभार के रूप में होती है तथा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को अपवर्तित करती है। यह झिल्ली क्या होती है? एक उभार के रूप में होती है। उभार के रूप में मतलब आगे की ओर उभार होता है उसमें। ठीक है, जैसे आँख है तो आँख के आगे की तरफ उसमें उभार होता है। आप अगर किसी की आँख को देखोगे तो उसमें देखोगे कि आगे की तरफ उसमें एक छोटा सा उभार होता है। सफ़ेद साइड अलग होता है और एक ब्लैक या फिर ब्राउन साइड होता है। ठीक है, वही होता है कॉर्निया। ठीक है, जो क्या काम करता है? प्रकाश को अपवर्तित करता है। जो आँख में जो प्रवेश करता है प्रकाश, उसको क्या करता है? अपवर्तित करता है। अपवर्तित मतलब एडजस्ट करता है, ऐसे समझ सकते हैं, या फिर अंदर जाने के लिए प्रेरित करता है। तो स्वच्छ मंडल के ठीक पीछे एक पेशी संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। परितारिका पुतली के आकार को नियंत्रित करता है।
तो स्वच्छ मंडल या फिर कॉर्निया होता है उसके ठीक पीछे की तरफ, सबसे आगे क्या हो गया, कॉर्निया हो गया। फिर उसके पीछे की तरफ क्या होता है, एक पेशी संरचना होती है। पेशी मतलब मांसपेशियाँ, तो उसकी एक संरचना होती है और उस संरचना को क्या कहते हैं, परितारिका कहते हैं, जो क्या काम करता है, पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। ठीक है, परितारिका होता है वो क्या करता है, पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। अब एक नया शब्द आ गया पुतली, तो देखते हैं अब ये पुतली क्या होता है। देखिए, पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जब प्रकाश तीव्र होता है तो पुतली का आकार छोटा होता है, जिससे कम रोशनी आँख में प्रवेश करती है। जब मंद प्रकाश हो तो पुतली का आकार बड़ा हो जाता है, जिससे अधिक प्रकाश आँख में प्रवेश कर सके। तो सिंपल सा यहाँ पर लफड़ा क्या है, कहना क्या चाहता है, जो पुतली होती है, ठीक है, जो पुतली होती है, परितारिका के जो पेशी संरचना थी परितारिका, तो परितारिका पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। तो पुतली होती है वो क्या काम करती है, वो करती है जो हमारे नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है उसको नियंत्रित करने का काम करती है। अगर अधिक प्रकाश होगा तो उसको कम करेगी अपनी साइज छोटा करके, और अगर कम प्रकाश होगा तो उसको बड़ा करेगी। ठीक है, जिससे क्या हो, मतलब प्रचुर मात्रा में प्रकाश मिल सके और हमें दिखाई दे सके। सबसे पहले बात, हमें दिखाई कैसे देता है, जब किसी वस्तु से प्रकाश टकराकर हमारी आँख में प्रवेश करता है तभी हमें दिखाई देता है। अंधेरे में दिखाई क्यों नहीं देता, क्योंकि प्रकाश तो होता नहीं है, वस्तु से प्रकाश टकराकर हमारी आँख में प्रवेश नहीं कर पाता है, जिससे हमें दिखाई नहीं देता है। तो अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, पुतली किस प्रकार से कार्य करती है, एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको। जैसे ही आप तीव्र प्रकाश में जाते हो, ठीक है, तो आपकी आंखें बंद होने लगती है थोड़ी थोड़ी। क्यों होने लगती है, क्योंकि पुतली है उसको तीव्र प्रकाश मिल गया है, तो पुतली क्या करेगी, तीव्र प्रकाश में अपनी साइज है उसको छोटा करने का काम करेगी। ठीक है, ताकि प्रचुर मात्रा में कम से कम प्रकाश जाए अंदर आँख के अंदर और हमें ठीक से दिखाई दे सके। और उसके अपोजिट, जब मान लो लाइट आ रही है, एक रूम है उसमें हम बैठे हैं और लाइट आ रही है, अचानक से लाइट चली जाती है, ठीक है, तो हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है, बंद हो जाता है बिल्कुल। क्यों, क्योंकि लाइट की वजह से पुतली है वो हमारे आँख की जो पुतली है उसके आकार बड़ा होता है। ठीक है, प्रकाश की कम करने के लिए आकार उसका बड़ा हुआ रहता है। लेकिन जैसे ही लाइट जाती है तो क्या होता है, प्रकाश बंद हो जाता है। तो ठीक से देखने के लिए, प्रकाश के और अंदर लाने के लिए पुतली अपना आकार बड़ा करती है, जिससे क्या होता है कि और प्रकाश अंदर आ सके प्रचुर मात्रा में और हमें थोड़ा थोड़ा दिखाई दे सके। तो जैसे ही लाइट जाती है तो 2, 5, 6 सेकंड के बाद धीरे धीरे हमें दिखाई देने लग जाता है। ऐसा तो सबके साथ हुआ होगा, तो यही सिस्टम है यहाँ पर भी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम चित्र की सहायता से समझेंगे, लेकिन पहले थ्योरी देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, परितारिका के ठीक पीछे अभिनेत्र लेंस होता है। वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। नेत्र लेंस एक उत्तल लेंस है जो पारदर्शी और लचीले जेली जैसे पदार्थ से बना होता है। जो ठीक है भैया, हमारा कॉर्निया के पीछे क्या हो गया, परितारिका हो गया। अब परितारिका के पीछे एक लेंस लगा होता है, ठीक है, और वो लेंस क्या काम करता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। लेंस क्या करता है, प्रतिबिंब बनाने का काम करता है, और बनाता कहाँ पे है, रेटिना पर बनाता है। वास्तविक मतलब स्पष्ट बनाता है और उल्टा बनाता है। ठीक है, हमेशा याद रखना, जो नेत्र में प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है, और कहाँ पर बनता है, रेटिना पर बनता है। ओके, और मैंने बताया कि एक लेंस लगा होता है, वो लेंस कौन सा होता है, वो लेंस होता है हमारा उत्तल लेंस होता है। और वो किसका बना होता है, एक लचीले जेली नुमा पदार्थ का बना होता है। क्या बना होता है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस होता है वो एक लचीले जेली नुमा पदार्थ का बना होता है, जो क्या काम करता है, प्रकाश के द्वारा जो आती है, प्रकाश आता है, वो इमेज बनती है, और वो इमेज को किस पर बनाता है, रेटिना पर बनाता है। और कैसा बनाता है, उल्टा बनाता है। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं। रेटिना नेत्र का सबसे भीतरी भाग होता है। सबसे अंदर मतलब लास्ट वाला हिस्सा। फर्स्ट वाला हिस्सा क्या हो गया, रसगुल्लो। फर्स्ट वाला हिस्सा हो गया हमारा कॉर्निया, जो सबसे आगे वाला भाग था उभरा हुआ, ठीक है, एक पतली झिल्ली के रूप में। और सबसे आखिरी भाग क्या हो गया, सबसे आखिरी भाग हो गया हमारा रेटिना, जिस पर इमेज बनती है। और कैसी बनती है, उल्टी बनती है। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए कि इमेज इसमें उल्टी बन रही है, लेकिन हमें उल्टा ही क्यों नहीं दिखाई देता है, सीधा ही क्यों देता है, उसको भी देखेंगे। चलते रहिए, सब्र रखिए, सब आएगा आपके आगे। ठीक है,
जो रेटिना नेत्र का सबसे भीतरी भाग होता है, ठीक है, जो प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं से बना होता है। जो रेटिना होता है वो किससे बना होता है? प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं से। अब प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं क्या होती है बेटा? देखो, तो प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है जो प्रकाश को ग्रहण करती है आसानी से, ठीक है, उन्हें कहते हैं प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं। लेंस जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है तो प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। जब लेंस वस्तु पर प्रतिबिंब बनाएगा, कैसा? उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा, तो क्या होगा? प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं हैं वो सक्रिय हो जाती है तथा विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है। और क्या करती है? एक्टिवेट होकर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं एक्टिवेट होती है और क्या करती है? एक विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है और यह सिग्नल दृक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है तथा सूचना को संसाधित करता है, जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। लफड़ा क्या हुआ हमारा? ठीक है, जो लफड़ा हुआ हमारा, सबसे पहले कॉर्निया में प्रकाश ने प्रवेश किया भैया। कॉर्निया में प्रकाश ने प्रवेश किया तो परितारिका से होते हुए और लेंस से होते हुए लेंस ने क्या किया? एक इमेज बनाई। कहाँ पर बनाई? रेटिना पर बनाई, उल्टी। अब रेटिना पर क्या होती है? प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती है या फिर सुग्राही कोशिकाएं होती है। अब वो सुग्राही कोशिकाएं हैं, इमेज बनते ही वो क्या करती है? एक विद्युत संकेत उत्पन्न करती है और वो विद्युत संकेत है उसको दृक तंत्रिकाओं के द्वारा कहाँ पर पहुँचा देती है? मस्तिष्क तक पहुँचा देती है कि भैया हमें ये सूचनाएं मिल रही है, अब देख ले, इसको संभाल ले, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसको संभाल तू ही। तो मस्तिष्क उसकी जांच पड़ताल करता है कि ये क्या सूचना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सूचना तो कैसी मिली थी? उल्टी मिली थी। अरे रेटिना पर इमेज कैसी बन रही थी? उल्टी बन रही थी ना। तो मस्तिष्क क्या करता है? उस इमेज को सीधी करता है। इमेज को सीधी करने का काम कौन करता है? मस्तिष्क, हमारा माथा, दिमाग करता है, ठीक है। तो आप बोलते हो ना किसी की कि इसमें दिमाग नहीं है, आप बिल्कुल गलत बोलते हो। जिस भी मनुष्य को सीधा दिखाई देता है ना, उसमें दिमाग होता है, क्योंकि वस्तु को सीधा करने का काम कौन करता है? दिमाग या मस्तिष्क ही करता है, ठीक है। तो जिसमें दिमाग है उसको सीधा ही दिखाई देता है, जिसमें बिल्कुल नहीं होगा उसको उल्टा दिखाई देगा। तो समझ लो किसमें दिमाग है और किसमें दिमाग नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो सूचनाएं होती है वो मस्तिष्क में पहुंचती है और मस्तिष्क क्या करता है? उनकी व्याख्या करता है, संशोधित करके हमारे आंखों तक, मस्तिष्क तक पहुंचा देता है। भैया ये इमेज बन रही है जिससे हमें दिखाई देता है। सोचते हैं दिखाई आंख से दे रहा है, लेकिन जो मैन दिखाई देने का काम कौन कर रहा है? मस्तिष्क कर रहा है। मस्तिष्क काम करना बंद कर देगा तो आदमी को उल्टा दिखाई देने लग जाएगा। अब देखो भैया, एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। जब देखिए, जब हमें चक्कर आने लगते हैं तो हमें सीधा या स्पष्ट दिखाई क्यों नहीं देता है मेरे लाला? क्यों नहीं देता है? क्योंकि जब चक्कर आते हैं ना तो मस्तिष्क क्या होता है? प्रभावित होता है। और आपको ये पता है कि रेटिना पर तो इमेज उल्टी बनती है, तो मस्तिष्क प्रभावित हो गया तो उस इमेज को स्पष्ट रूप से समझा नहीं पाएगा कि ये कैसी इमेज है, सीधी है, उल्टी है, माँ की तीखी है, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या होगी? इमेज है वो हिलने डुलने लग जाएगी, स्पष्ट रूप से नहीं बन पाएगी, जिस कारण से ऐसे लगता है कि हमें चक्कर आने लग गई। तो चक्कर आने का मतलब क्या होता है? वीकनेस आ जाती है, दिमाग को ऊर्जा नहीं मिलती है काम करने के लिए, तो वही सिचुएशन होती है चक्कर आने की। ओके, समझ में आ गया होगा आपको? ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत नॉलेजेबल है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाना, ठीक है, बिल्कुल मत जाना। तो अगला पॉइंट आ रहा है हमारा समंजन क्षमता। अब समंजन क्षमता को देखते हैं डिटेल से कि ये क्या होता है भैया। यह भी नेत्र का ही एक भाग है, तो इसको भी स्पष्ट रूप से देखते हैं कि ये है क्या चीज़। तो देखते हैं, नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। सिंपल से ऐसे समझिए कि नेत्र लेंस क्या करता है? अपनी फोकस दूरी को एडजस्ट करता है, कम भी कर सकता है, ज़्यादा भी कर सकता है, ठीक है। फोकस दूरी को कम करेगा तो मतलब वो पास का देख पाएगा, और ज़्यादा करेगा तो दूर का देख पाएगा। आपने एक तो डायलॉग सुना ही होगा, कैमरामैन जल्दी से फोकस करो। अब फोकस करने का मतलब क्या है? वह उस चीज़ को स्पष्ट रूप से देख रहा है, स्पष्ट रूप से उस पर फोकस कर रहा है। तो इसी प्रकार से है कि हमारा फोकस करता है क्या? जो हमारे नेत्र में जो लेंस होता है वो अपनी फोकस दूरी को एडजस्ट करता है, कम करता है, फिर ज़्यादा करता है, उसी को कहते हैं समंजन क्षमता, ठीक है। आगे देखते हैं, जब वस्तु की दूरी नेत्र से अधिक होती है तो पक्षमापी पेशियां शिथिल हो जाती है, जिसके कारण लेंस पतला हो जाता है तथा फोकस दूरी बढ़ जाती है। इससे हम दूर रखी वस्तु को भी स्पष्ट देख सकते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु दूर रखी हुई है, ठीक है, हमारी आंख से अधिक दूरी पे है, तो उसको देखने के लिए क्या होगा? जो पक्षमापी पेशियां होती है वो स्थिर हो जाती है। जो पेशियां होती है वो क्या हो जाती है? स्थिर हो जाती है, जिसके कारण लेंस
पतला हो जाता है। ठीक है, लेंस क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, अपने आकार को पतला कर लेता है देखने के लिए, तथा फोकस दूरी बढ़ जाती है। लेंस जब पतला होगा, ठीक है, तो फोकस दूरी मतलब देखने की दूरी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। इससे हम रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। ठीक है, फोकस दूरी बढ़ जाएगी तो दूर रखी वस्तु को भी स्पष्ट देख सकते हैं। जब वस्तु की दूरी नेत्र निकट हो, पक्षमापी पेशियाँ सिकुड़ जाती है। जब वस्तु नेत्र के निकट होती है तो पक्षमापी पेशियाँ क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। ठीक है, बड़ी ना होकर सिकुड़ जाती है। जब वस्तु दूर होती है तो वो बड़ी हो जाती है पेशियाँ। ठीक है, बड़ी हो जाती है तो पेशियाँ बड़ी होंगी या फिर चौड़ी होंगी मान लीजिए, तो क्या होंगी, लेंस को खींचेंगी, और जब लेंस खींचेगा तो पतला ही होगा ना। जैसे ये पेन है तो ये दोनों हाथ मेरे मान लो पक्षमापी पेशियाँ है, तो मैं इनको इस साइड खींचूंगा तो ये बीच में से तो पेन पतला होगा ना। इसी प्रकार से दोनों साइड पक्षमापी पेशियाँ हैं। ठीक है, और ये इस प्रकार इधर की साइड इनको खींच रही है तो बीच में से ये लेंस मान लो ये पतला हो जाएगा। ठीक है, और पतला हो जाएगा तो इसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी, और फोकस दूरी बढ़ेगी तो दूर भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। और दूसरी सिचुएशन में क्या होता है, दूसरी सिचुएशन में निकट वस्तु होती है, और निकट देखने के लिए क्या करता है, यहाँ पर जो ये मान लीजिए पक्षमापी पेशी है वो क्या करते हैं, इस साइड की तरफ जोर लगाती है। इस साइड क्या होती है, सिकुड़ती है इधर की तरफ, और जैसे इस साइड सिकुड़ेंगी तो मान लो ये लेंस है तो ये लेंस क्या होगा, मोटा होगा, आकार में मोटा होता जाएगा। और जैसे ये आकार में मोटा होगा तो पक्षमापी पेशी है वो क्या होंगी, ऐसे शिथिल जाएंगी, तो लेंस क्या होगा, मोटा होगा, और लेंस मोटा हो जाएगा तो स्पष्ट रूप से पास की वस्तुओं को भी देख सकेगा। ठीक है, उसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी, तो स्पष्ट रूप से इस प्रकार भी देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं निकट बिंदु। अगला पॉइंट है हमारा निकट बिंदु। निकट बिंदु क्या होता है, जब वस्तु की नेत्र से वह न्यूनतम दूरी जिसको हम बिना नेत्र तनाव के स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, निकट बिंदु कहलाती है। जब मनुष्य का निकट बिंदु लगभग 25 सेंटीमीटर होता है। तो भैया देखिए निकट बिंदु क्या होता है, समझिए। तो आसानी से कैसे समझ सकते हैं, मतलब आँख से वस्तु के बीच की वह न्यूनतम दूरी जिससे हमें कोई भी दिक्कत के वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाती है, उसी को क्या कहते हैं, निकट बिंदु कहते हैं। और मनुष्य का निकट बिंदु क्या होता है, मनुष्य का निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि आँख से वस्तु के बीच की दूरी अगर 25 सेंटीमीटर या फिर 25 सेंटीमीटर से अधिक हुई थोड़ी बहुत तो स्पष्ट रूप से वस्तु दिखाई देगी। अगर आँख और वस्तु के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर से कम हुई तो वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी। इस कारण से अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि निकट बिंदु कितना है, मनुष्य का निकट बिंदु कितना है, तो आपको लिखना है 25 सेंटीमीटर। ओके, अगला पॉइंट है हमारा दूर बिंदु। हमने देख लिया निकट बिंदु क्या होता है, अब देखते हैं कि दूर बिंदु क्या होता है। वस्तु की नेत्र से वह अधिकतम दूरी जिसको हम बिना किसी तनाव के स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। उसमें क्या था, न्यूनतम दूरी, और इसमें क्या है, अधिकतम दूरी। मनुष्य की आंख से और वस्तु के दूर तक देखने की दूरी कोई क्या कहते हैं, दूर बिंदु कहते हैं। ठीक है, अधिकतम दूरी किस दूरी पर बिना तनाव के मनुष्य देख सकता है उसी को कहते हैं दूर बिंदु। और मनुष्य का दूर बिंदु क्या है, मनुष्य का दूर बिंदु अनंत है। अनंत दूरी तक मनुष्य स्पष्ट रूप से देख सकता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट, न्यू पॉइंट आ रहा है हमारा दृष्टि दोष। दृष्टि का मतलब देखना, दोष का मतलब जो दोष देखने में होने वाली समस्याएं दृष्टि दोष होती है। ठीक है, तो देखते हैं निकट दृष्टि दोष। इसमें एक निकट दृष्टि दोष है सबसे पहला पॉइंट हमारा। ठीक है, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, ये दृष्टि दोष और एक और है जरा दृष्टि दोष, इन तीनों को हम स्पष्ट रूप से देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इनको समझ के पढ़िए। एग्जाम में अक्सर इनमें से छोटे भी और बड़े भी प्रश्न पूछे ही जाते हैं क्योंकि ये एग्जामिनर का फेवरेट पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो देखिए यह मानव नेत्र की एक प्रकार का दोष है जिसके कारण व्यक्ति पास की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख पाता है लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। देखिए ध्यान से समझना, ठीक है, आपको इसमें थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, दिमाग तो क्या समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है मानव नेत्र की में एक प्रकार का दोष है, तो ये दोष होता है निकट दृष्टि दोष। किसमें होता है, मानव के नेत्र में, फिर आँख में होता है, जिसके कारण व्यक्ति पास की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, जो पास में होंगी।
ठीक है, आंख के जो पास होंगी उन वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। मतलब पास की वस्तुओं तो सही देख सकता है, मतलब सही है पास की वस्तु के लिए, लेकिन दूर की वस्तु के लिए क्या है, नहीं देख सकता है। तो यहाँ पर है निकट दृष्टि दोष। तो नाम से आप देखोगे तो पहचानोगे, निकट मतलब पास, दृष्टि मतलब देखना, और दोष मतलब जो विकार उत्पन्न होंगे, मतलब दूर देखने में जो विकार उत्पन्न होंगे उसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे रसगुल्लो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर है जब दूर की वस्तुएं यहाँ पर स्पष्ट नहीं देख पा रहा है, पास की नहीं दूर की, तो यहाँ पर क्या है, सिस्टम बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, जहाँ पर निकट दृष्टि दोष आ जाए वहाँ पर समझ लिए दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है, और जहाँ पर दूर दृष्टि दोष आ जाए वहाँ पर समझिए निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट है। तो अगला पॉइंट देखिए, इस व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर नहीं होकर नेत्र के पास आ जाता है। जो दूर का बिंदु होता है, ठीक है, वो अनंत पर नहीं होकर नेत्र के पास की तरफ आ जाता है। मतलब तो वो क्या कर रहा है, दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है, केवल पास की वस्तुओं को ही देख पाता है। जो देखने का बिंदु है वो अनंत होता है मनुष्य की आंख का, अभी बताया था। ठीक है, लेकिन वो अनंत न होकर क्या होता है, आंख के थोड़े पास आ जाता है, मतलब इस तरफ आ जाता है। तो क्या होता है, जिससे क्या होता है, दूर तक मनुष्य को दिखाई नहीं दे पाता है। अगला पॉइंट है, इस दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उसके सामने बनता है। तो इसमें क्या होता है, जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर न बनकर रेटिना से पहले ही बन जाता है, रेटिना के सामने, मतलब रेटिना के सामने बन जाता है। ठीक है, जिससे क्या होगा, इमेज स्पष्ट रूप से नहीं बन पाती है। तो दोष का कारण, जो निकट दृष्टि दोष होती है उसका कारण क्या होता है, देखिए, लेंस की अत्यधिक वक्रता हो जाना। ठीक है, लेंस होता है वो अत्यधिक वक्र हो गया, उत्तल लेंस अगर अत्यधिक वक्र हो गया, मुड़ गया, तो ये दोष उत्पन्न हो जाता है। नेत्र गोलक का लंबा होना, नेत्र गोलक होता है जो नेत्र की गोलाई है वो अधिक लंबी हो गई, ठीक है, तो भी ये दोष उत्पन्न हो जाता है। तो सुधार, तो उपाय होंगे, ठीक है, किसी चीज़ के दोष है तो उसके उपाय भी होंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, उपाय करके भी हम क्या कर सकते हैं, इस दृष्टि दोष को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। कौन से दृष्टि दोष को, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए। अब देखिए कि मैकेनिज्म क्या होती है, किस प्रकार से पहले होता है और फिर बाद में किस प्रकार से होता है। देखिए, देखिए यहाँ पर क्या है सिस्टम, तो सामान्य रूप से क्या होता है, एक दूर बिंदु है, ठीक है, ये निकट दृष्टि दोष युक्त है। ठीक है, जो ये वाली आँख है ये क्या है, निकट दृष्टि दोष युक्त है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो ये बिंदु है अगर थोड़ा दूर हुआ तो लेंस का जो इमेज बनेगी वो यहाँ पर ही बन जाएगी, रेटिना पर न बनकर। ठीक है, तो ये दूर बिंदु है वो पास आ गया और इस प्रकार पास रहेगा तो इमेज सही बनेगी। लेकिन 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 अगर यह निकट बिंदु दूर है, ठीक है, यह दूर बिंदु और दूर है, मान लो यहाँ पर है, तो इमेज कहाँ पर बनेगी, ये रेटिना से पहले ही बन जाएगी, रेटिना के जस्ट सामने पहले ही बन गई। ठीक है, तो इससे क्या होगा, स्पष्ट दिखाई नहीं दे पाएगा। ओके, तो इस प्रकार से होता है। तो एक और डायग्राम से देखते हैं इसमें। अब हमने देख लिया कि रोग क्या था, दोष क्या था, तो इसका निवारण देखते हैं। हमने पढ़ा था कि अवतल लेंस के द्वारा क्या किया जाता है, इसका सुधार किया जा सकता है इसमें। ठीक है, तो देखते हैं, यहाँ पर मान लो हमने अवतल लेंस लगाया तो दूरी तो दूर ही है, ठीक है, दूर बिंदु तो दूर है, लेकिन अवतल लेंस लगाया तो ये क्या करता है, इनको जो प्रकाश की किरणें होंगी उनको फैलाने का काम करता है, थोड़ा और दूर कर देता है। तो यहाँ पर न बनकर दूर वाली से और यहाँ पर जाकर बनने लग जाती है रेटिना पर, जिससे स्पष्ट दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, जो अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश को प्रकर्णित करता है, दूर दूर फैलाता है। ठीक है, तो दूर फैलाता है तो यहाँ पर न मिलकर थोड़ा आगे जाके मिलने लग जाएंगी। ठीक है, समझ रहे होंगे। पहले अगर बिना लेंस के तो ये सीधी सीधे यहाँ पर आके मिलती, यहाँ पर। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, इसने और फैला दिया प्रकाश की किरणों को। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो प्रकाश की किरण होंगी वो यहाँ पर आकर मिलने लग जाएंगी, यहाँ पर आकर जो इमेज है वो बनाने लग जाएगी रेटिना पर आकर ही। तो स्पष्ट रूप से देख सकते हैं इस कारण से। ओके,
तो इस प्रकार से निकट दृष्टि दोष का संशोधन कर दिया जाता है। तो अगला है हमारा दीर्घ दृष्टि दोष या फिर दूर दृष्टि दोष। तो इसको देखते हैं। यह मानव आंख में एक प्रकार का दोष है जिसके कारण व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो ठीक से देख पाता है लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। इसमें क्या होता है, जो ये भी एक प्रकार का दोष होता है जो मानव नेत्र में होता है। और इसमें क्या होता है, व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो देख पाता है, ठीक है, लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। मतलब पास की वस्तुओं के लिए दोष है इसमें। तो इसका नाम क्या हो गया, दीर्घ या दूर दृष्टि दोष हो गया। इसमें भी उल्टा है, ठीक है, मैंने वहाँ पर बताया था कि दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें स्पष्ट रूप से वस्तुओं को देख पाता है, किससे, लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाता है, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। तो नाम क्या हो गया इसका, दीर्घ या फिर दूर दृष्टि दोष। और यहाँ पर दूर दृष्टि दोष नाम है और दूर की वस्तु को स्पष्ट देख पा रहा है, ठीक है। थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है ना, तो ये ऐसा ही टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको याद रखना है कि हमेशा इसमें क्या होता है, उल्टा ही होता है। दीर्घ दृष्टि दोष आँख की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेमी से अधिक होती है। जो दीर्घ दृष्टि दोष होता है, इसमें क्या होता है, जो आँख की न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाती है। मतलब उसको अगर 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर रखेगा तो ही स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो दोष का क्या कारण है, नेत्र लेंस की फोकस लंबाई में वृद्धि। जो नेत्र लेंस होता है वो पास की वस्तुओं को फोकस नहीं कर पाता है, उसकी फोकस दूरी दूर हो जाती है। नेत्र गोलक का छोटा होना, नेत्र गोलक उसमें तो क्या होता बड़ा हुआ था, लेकिन इसमें अगर नेत्र गोलक छोटा हो जाएगा तो क्या होगा, जो इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, रेटिना से आगे की तरफ, ठीक है, रेटिना से भी पार चली जाएगी। ओके, तो दीर्घ दृष्टि दोष आँख की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाती है, ठीक है। 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर स्पष्ट दिखाई देने लगता है उसको, ठीक है। और 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी, वैसे तो 25 सेंटीमीटर थी लेकिन 25 सेंटीमीटर पे स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, तो 25 सेंटीमीटर से दूर रखेगा तो ही उसे स्पष्ट दिखाई देता है। तो सुधार मतलब उपाय क्या है इसके, देखिए, इस दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसको ठीक करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ओके, अब देखते हैं डायग्राम की सहायता से। देखिए यहाँ पर जब क्या होता है, जब इसमें दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, दीर्घ दृष्टि दोष, तो उत्पन्न होगा दीर्घ दृष्टि दोष, तो दूर की वस्तुएं यहाँ पर नहीं दिखाई देंगी, ठीक है। ये मान लो ये है, तो ये तो यहाँ पर जाकर बनेगी, लेकिन एक्चुअल है वो तो यहाँ पर जाकर बन जाती है। तो अगले डायग्राम से आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। तो इस डायग्राम में देखिए आप, इस डायग्राम में क्या हो रहा है, यहाँ पर मान लो ये दृष्टि दोष में क्या है, दूर बिंदु है, और यहाँ पर अगर रहेगा तो यहाँ से किरणें आएंगी और इमेज कहाँ पर जाकर बनेगी, रेटिना से भी पीछे जाकर बन जाएगी। तो इसको ठीक करने के लिए क्या होता है, यहाँ पर एक उत्तल लेंस लगा दिया जाता है। तो उत्तल लेंस क्या करता है, ठीक है, उत्तल लेंस क्या करता है, जो भी प्रकाश होता है, जो भी किरणें होती है उनको क्या करता है, सिकुड़ता है, ठीक है, पास करता है, न कि फैलाता है। अवतल लेंस तो फैलाता है और उत्तल लेंस सिकुड़ता है। तो ये दूर जाने की बजाय, ठीक है, दूर जाने की बजाय ऐसे दूर जा रही थी, तो दूर जाने की बजाय इनको पास करता है ये लेंस, ठीक है। तो ये पास करके रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है, जिससे क्या होता है, इसका निवारण हो जाता है, संशोधन हो जाता है उत्तल लेंस लगाने से। तो देखिए दूर दृष्टि दोष का निवारण होता है उत्तल लेंस की सहायता से, और निकट दृष्टि दोष का निवारण होता है अवतल लेंस की सहायता से। तो तीसरे नंबर पर आ रहा है हमारा जरा दृष्टि दोष, ठीक है। तो देखते हैं जरा दृष्टि दोष क्या होता है। यह मानव आंख में एक प्रकार का दोष है जिसमें व्यक्ति की समंजन क्षमता कम हो जाती है। यह भी एक दोष है, इसमें क्या होता है, समंजन क्षमता कम हो जाती है। समंजन क्षमता मतलब फोकस दूरी कम हो जाती है, या फिर फोकस दूरी क्या होती है, दूर या पास देखने की फोकस, ठीक है, दूर या पास फोकस करना ही समंजन क्षमता होती है, ठीक है। लेकिन ये क्षमता क्या होती है, कम हो जाती है। तो यह रोग अधिक उम्र के लोगों में होता है। ऐसा निम्न कारणों से होता है। यह रोग किस में होता है, अधिक उम्र के लोगों में, बड़े बूढ़े लोगों में ऐसा रोग होता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए किस कारण से होता है, नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी। जो नेत्र लेंस होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, लचीलेपन में उनकी कमी हो जाती है, मतलब वो चिकने नहीं रह पाते हैं, लचीले हो जाते हैं, लचीले नहीं रहते हैं ठीक प्रकार से, ठीक है।
और पक्षमाभी मांसपेशियों का धीरे धीरे कमज़ोर होना। जो मांसपेशियाँ होती है लेंस को पकड़े हुए रहती है, ठीक है, वो क्या होती है, धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है। इस कारण से भी होता है। इसमें व्यक्ति निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष दोनों से पीड़ित होता है। इसमें क्या होता है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों ही बीमारियां होती हैं। तो देखते हैं सुधार, इसके उपाय क्या है। द्विफोकसी लेंस का उपयोग करके, तो इसमें क्या किया, द्विफोकसी मतलब उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों लेंस होंगे, दोनों लेंस का मिक्स होता है, उसको क्या कहते हैं, द्विफोकसी लेंस कहते हैं। द्विफोकसी लेंस में अवतल और उत्तल दोनों लेंस होते हैं। देखिए द्विफोकसी लेंस होता है, उसमें कौन कौन से लेंस होते हैं, अवतल भी होता है और उत्तल भी होता है। ऊपरी भाग में अवतल लेंस होता है और निचले हिस्से में उत्तल लेंस होता है। एग्जाम में इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि जरा दृष्टि दोष में निवारण के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन में आता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ठीक है, उत्तल अवतल दोनों या फिर दोनों ही नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, उत्तल और अवतल दोनों। तो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका चश्मा होता है वो ऊपर से तो क्या बनता है, अवतल लेंस का, और नीचे की साइड से उत्तल लेंस का बनता है, ठीक है। आप जैसे ही किसी बड़े बुजुर्ग के चश्मे को अगर देखोगे तो ऊपर के हिस्से से देखोगे तो आपको दूर तक का भी स्पष्ट दिखाई देगा, और आप नीचले हिस्से से देखोगे, नीचे के हिस्से से देखोगे तो आपको पास, बिल्कुल पास का भी स्पष्ट दिखाई देगा, ठीक है। तो ऊपर का हिस्सा बनता है अवतल लेंस का, नीचे का हिस्सा बनता है उत्तल लेंस का। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा मोतियाबिंद। मोतियाबिंद क्या होता है, देखिए, कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो अधिक आयु के लोग होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनका लेंस क्या हो जाता है, धुंधला हो जाता है, फिर दूधिया हो जाता है, नेत्र का लेंस, ठीक है। तो इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। तो उनका है वो लेंस है वो क्या हो जाता है, धुंधला हो जाता है, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं। इसके कारण नेत्र की दृष्टि कम या फिर पूर्ण रूप से दिखाई देना बंद हो जाता है। लेंस धुंधला हो गया, ठीक है, हमारे नेत्र में पाए जाने वाला उत्तल लेंस है, उस पर मान लो स्क्रैच हो गए, उम्र बढ़ेगी तो उसमें स्क्रैच हो जाएंगे या फिर उसका दूधिया हो जाएगा, फिर वाइट होने लग जाता है, मान लो इस प्रकार से हो जाता है। तो उस स्थिति को तो कहते हैं मोतियाबिंद। और इस स्थिति में क्या होता है, व्यक्ति को कम दिखाई देने लग जाता है, धीरे धीरे दिखाई देना ही बंद हो जाता है। देखिए तो फिर क्या करे भैया, ऐसा हो जाता है तो मोतियाबिंद हो जाता है, तो इसे शल्य चिकित्सा या फिर सर्जरी द्वारा ही ठीक किया जा सकता है। इसमें क्या, इसको कैसे ठीक किया जाता है, शल्य चिकित्सा या फिर सर्जरी द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा। और कैसे किया जाता है, यहाँ पर लेंस को ही चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। वो लेंस खराब हो गया, यही तो डिफेक्ट आया आँख में, लेकिन क्या करते हैं, लेंस को ही चेंज कर दिया तो फिर से वही, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा प्रिज्म, ठीक है। तो यह पॉइंट प्रिज्म है, इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, स्पष्ट रूप से अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसमें, और इस चैप्टर में दो ही चीज़ें हैं, एक तो प्रकाश के बारे में और एक आँख के बारे में। तो नेत्र को या फिर आँख को हमने स्पष्ट रूप से और बहुत ही डिटेल से डिस्कस कर लिया है। तो नेत्र से अगर एग्जाम में कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप आसानी से हल कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रिज्म के बारे में और प्रकाश के बारे में, ठीक है। प्रकाश किस प्रकार से हमें रंगों में विभक्त दिखाई देता है, उसको डिस्कस करेंगे। क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आने वाली क्लास। तो आने वाली क्लास को देखने के लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और उस पर एक लिंक मिल जाएगा, जिस पर आप टैप करोगे तो आपके सामने पूरी वीडियोस की प्लेलिस्ट खुल जाएगी और आप पूरी वीडियोस को स्पष्ट रूप से देख सकते हो, ठीक है। तो क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। और चैनल, अगर वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खाते रहिए, मस्त रहिए।